साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। जी हाँ दोस्तों, सपने होंगे सच। दोस्तों, आज हमारी क्लास है राजस्थान जीके को लेकर रहने वाली है। इसमें हम बीएसटीसी पीटीटी ऑल एग्जाम, यानी दोस्तों आप जिस भी एग्जाम में राजस्थान जीके आता है उसके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का टॉपिक हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश को हम बेसिक से समझने वाले हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, एमसीक्यू से लेकर आया हूँ दोस्तों मैं आपके लिए। एमसीक्यू 15 एमसीक्यू है टॉप। ठीक है, इनमें से आपको एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। जो पिछला आपका एग्जाम हुआ बीएसटीसी पीटीटी, राजस्थान पुलिस, सभी एग्जामों में दोस्तों, ठीक है, लैब असिस्टेंट का हो गया, उनमें आदि एग्जामों में पूछे गए हैं। इनमें से दोस्तों आपको लगभग आपको एक या दो से क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, मैंने लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों उसमें लिंक दे दिया है। ठीक है, आप वहां से इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान को राजस्थान के भौतिक प्रदेश है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश, उसको कितने भागों में बांटा गया दोस्तों। एक एक जो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों, चारों ऑप्शन, ठीक है, इन चारों का सॉल्यूशन करूंगा मैं आपके सामने। ठीक है, चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, सबसे पहले आप इसका आंसर बता दीजिए। यदि आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। ठीक है, ताकि मेरे को पता चल सके कि आपका लेवल कितना अच्छा है, फिर मैं और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो बता दीजिए फटाफट से इसका आंसर कि 3 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, या 4 भागों में, या 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 3 में, 5 में, 4 में, या 6 भागों में। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और जो दोस्तों ये भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं हम वर्तमान में जो भागों में बांटा गया है दोस्तों, आपको राइट आंसर बता रहा हूँ मैं इसका। इसको बांटा गया है आपके यहाँ पर जो भौतिक प्रदेश है उनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भागों में बांटा दोस्तों किसने बांटा है, ये है इंपॉर्टेंट, ये मैटर करता है। ठीक है, कि 4 भागों में तो बांट दिया, लेकिन ये 4 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को किसने बांटा है। ठीक है, ये भौतिक प्रदेश हम किसके पढ़ रहे हैं, किस वैज्ञानिक के पढ़ रहे हैं दोस्तों हम ये, तो दोस्तों ये पढ़ रहे हैं हम हरिमोहन सक्सेना के। ठीक है, किसके, हरि मोहन सक्सेना। ठीक है दोस्तों, हरि मोहन सक्सेना एक वैज्ञानिक हुए, भूगोलवेता हुए हैं, हरि मोहन सक्सेना। ठीक है, हरि मोहन सक्सेना। ठीक है, इन्होंने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है दोस्तों उसको 4 भागों में बांटा गया था। और अभी वर्तमान में जो हम पढ़ते भौतिक प्रदेश वो हरिमोहन सक्सेना के पढ़ते। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है कि थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, यहाँ पर अब इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन दोस्तों, 4 क्वेश्चन आपका कवर करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में लेकर तो आया हूँ मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन आपके जो यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे दोस्तों वो लगभग मैं आपको बता दूँ 50 क्वेश्चन दोस्तों। 50 क्वेश्चन इस क्लास में से आपके कवर होने वाले भौतिक प्रदेश में से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपका 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, यानी आपके एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ठीक है, उन सबका एक्सप्लेन करने वाले हम दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से कि थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, क्या 61% है दोस्तों, या 61.11% है, या फिर 6.89% है, या 9% है दोस्तों। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि कितने प्रतिशत थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों 61% है या 61.11% है। यदि आपको एग्जैक्ट पूछे दोस्तों, पूरे पॉइंटों में देकर पूछे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 61.11%। ठीक है, और यदि आपको पॉइंट नहीं दे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 61% हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और यदि आपको दोनों में से दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, 61% भी है और 61.11% भी है, तो आपको जो राइट आंसर लगाना दोस्तों वो रहेगा आपका 61.11%। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से कि आपको क्या आंसर लगाना है, 61.11% लगाना है। ठीक है, इसके बाद में था 6.89 दोस्तों। ये एक क्वेश्चन और निकल गया आपका कि 6.89 किस भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है,
कि 6.89 जो क्षेत्रफल है दोस्तों, ये किस भौतिक प्रदेश का रहने वाला है। तो दोस्तों ये 6.89 जो प्रतिशत क्षेत्रफल है, ये रह जाएगा आपका हाड़ौती प्रदेश का। ठीक है, किसका रह जाएगा, ये हाड़ौती प्रदेश का है दोस्तों। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो है 6.89। इसके बाद में आता है 9% दोस्तों। कितना प्रतिशत, 9%। तो 9% किस क्षेत्रफल का, किस भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, तो 9% हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अरावली का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, अरावली प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से एक क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन निकल गए दोस्तों। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन निकला आपका कि थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, आपने बता दिया, एग्जैक्ट पूछे तो 61.11%। दूसरा क्वेश्चन निकला कि यदि आपको 61.11 भी है और 61% भी है, तो दोनों में से सही कौन सा होगा, 61.11 होगा। इसके बाद में 6.89 किसका क्षेत्रफल है, तो ये हाड़ौती प्रदेश का हो गया। फिर इसके बाद में 9% किसका क्षेत्रफल है, तो ये अरावली क्षेत्र का हो गया। ठीक है, तो निकले गए ना दोस्तों 5 क्वेश्चन निकले। एक क्वेश्चन में से बहुत ये दोस्तों, ये एक्सप्लेन करके लगभग आपको कुछ ही है जो शिक्षक है वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा दोस्तों। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इसको भी हम बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, यानी चारों भौतिक प्रदेश कवर होने वाले हैं यहाँ से आपके। ठीक है, कि थार के मरुस्थल में राजस्थान की, थार के मरुस्थल में किसकी पूजा, राजस्थान की पूजा है। कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको जनसंख्या पूछ लिया। पिछले जो क्वेश्चन था तीसरा, दूसरा क्वेश्चन, उसमें आपको क्या पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था, और यहाँ पर पूछ लिया आपको जनसंख्या, कि थार के मरुस्थल में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर पूछा आपको थार का मरुस्थल। अब देखिए, क्या 10% पाई जाती है, 40% पाई जाती है, या 11% पाई जाती है, या 39% पाई जाती है। तो दोस्तों जो 10% जनसंख्या है, ये तो पाई जाती है आपकी अरावली प्रदेश में। कौन से प्रदेश में, अरावली में पाई जाती है। ठीक है, 10% जनसंख्या पाई जाती है आपकी अरावली के भौतिक प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद में आती है 11% दोस्तों। ठीक है, जो 11% है दोस्तों, तो दोस्तों जो 11% है, 11% जनसंख्या है, ये पाई जाती है आपकी दक्षिण पूर्वी पठार यानी हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों। ये कौन से क्षेत्र में, हाड़ौती प्रदेश में। ठीक है, हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। कितनी, हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है आपकी 11% जनसंख्या। इसके बाद में आती है 39% जनसंख्या दोस्तों। जो 39% जनसंख्या दोस्तों, ये पाई जाती है आपकी मैदानी भाग में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन से भाग में पाई जाती है, ये मैदानी भाग में पाई जाती है। अब बच्ची कितनी है आपकी दोस्तों, 40% जनसंख्या। ऑप्शन ए की तो बचा अब कि 10% है, ये तो अरावली में पाई जाती है, 11% है, ये हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, 39% है, ये मैदान में पाई जाती है। तो बांटा कितना था, 4 भागों में तो बांटा। हमको पूछा थार के मरुस्थल में, तो बचा कौन सा, थार का मरुस्थल, तो बचा 40% जनसंख्या बची। तो ये 40% जनसंख्या दोस्तों, ये पाई जाती है आपकी कौन सी क्षेत्र में, थार के मरुस्थल में पाई जाती है। कितनी प्रतिशत, 40% जनसंख्या हो जाएगी यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, यानी हमने चारों जो भौतिक प्रदेश से दोस्तों, उनका क्षेत्रफल भी देख लिया। ठीक है, क्षेत्रफल पिछले क्वेश्चन में देख लिया। इस क्षेत्र में हमने चारों भौतिक प्रदेश से उनकी क्या देख लिया, जनसंख्या भी देख ली। ठीक है, यानी चारों देख लिए हमने दोस्तों। इनमें से आपको बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम में इनमें से बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपको ऐसा। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि बरखान क्या है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका कि बरखान क्या है दोस्तों। आपको बताना बरखान क्या है। ठीक है, ये आपका भौतिक प्रदेशों में से संबंधित है, और इतना हिंट दे दूं कि ये आपका संबंधित है थार के मरुस्थल से दोस्तों। किससे संबंधित है बरखान, थार के मरुस्थल से है। क्या बरखान अर्धचंद्राकार टीले होते हैं, या वायु की दिशा में बनने वाले टीले होते हैं, या वायु की दिशा के समांतर समकोण पर बनने वाले टीले होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, आपको पूछा बरखान, तो दोस्तों वायु की दिशा में बनने वाले, वायु की दिशा में बनने वाले लहरदार दोस्तों, कौन से, लहरदार, वायु की दिशा में बनने वाले लहरदार जो टीले होते हैं दोस्तों, वो तो कहलाते हैं आपके अनुदैर्ध्य। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो, अनुदैर्ध्य कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अनुदैर्ध्य कहलाते हैं। क्या, वायु की दिशा में बनने वाले
लहरदार टीले, वायु की दिशा में बनने वाले लहरदार टीले तो क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में वायु की दिशा दोस्तों क्या है कि वायु की दिशा के समांतर समकोण पर बनने वाले टीले, समकोण पर बनने वाले जो टीले होते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं आपके अनुप्रस्थ कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ। क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ। वायु की दिशा के समांतर बनने वाले समकोण पर बनने वाले टीले कहलाते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, दोनों दो टीले बता दें दोस्तों मैंने आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा आपके कि अनुदैर्ध्य क्या है और अनुप्रस्थ क्या है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो अनुदैर्ध्य तो हो गया आपका वायु की दिशा में बनने वाले लहरदार टीले अनुदैर्ध्य कहलाते हैं, और वायु की दिशा के समांतर समकोण पर बनने वाले टीले अनुप्रस्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको पूछा क्या है? बरखान क्या है? तो बरखान हो जाएगा दोस्तों आपके अर्धचंद्राकार टीले। ठीक है, जो अर्धचंद्राकार टीले होते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं? आपके बरखान कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि ये टीले हैं, अर्धचंद्राकार टीले, अनुदैर्ध्य टीले और अनुप्रस्थ टीले, ये तीनों टीले कौन से भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको ही बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो जो बरखान है वो क्या है दोस्तों? अर्धचंद्राकार टीले हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये प्रश्न है जो भी है, ये आपके पिछले बीएसटीसी, ठीक है, बीएसटीसी, पीटीटी, बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, ठीक है, राजस्थान पुलिस, आपका लैब असिस्टेंट, जो भी दोस्तों जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक, जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, उनमें से ही उठाकर क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। और दोस्तों इनमें से ही आपको क्वेश्चन है जो बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, लैब असिस्टेंट, इनमें से ही आपको वापस क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जो पिछले 3-4 वर्ष, पिछले 3-4 वर्ष के जो पेपर होते हैं दोस्तों, उनमें से ही वापस क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि 70% कोर्स है दोस्तों आपका, 70% जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बीएसटीसी हो, चाहे वो पीटीटी हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे लेब असिस्टेंट हो, चाहे ऑल राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, जो 70% जो दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर है आपका, 70% क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, वो पिछले 5 सालों के, पिछले 5 से 10 सालों के दोस्तों जो पेपर होते हैं, उनमें से रिपीट होता है दोस्तों। ठीक है, उनमें से रिपीट होता है। 30% क्वेश्चन बनते हैं आपके दोस्तों, जो आपका 30% जो नया क्वेश्चन, जो जिस वर्ष आप एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, उस वर्ष में जो भी घटना घटी है, उनमें से दोस्तों 30% आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? ये प्रमुख नदी है दोस्तों, इसमें से आपका लगभग क्वेश्चन आ ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रमुख नदी कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों जो बीएसटीसी और पीटीटी वाले हैं, बीएसटीसी और पीटीटी वाले दोस्तों, उनके लिए 2022 में, उनके लिए 2022 में रामबाण साबित हो सकता है दोस्तों। ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि 100% यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि रामबाण साबित हो सकता है। मेरा अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने जितने आपके पिछले पेपर देखे उनके अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्टार लगाकर लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है। ठीक है, यदि आपको थार का मरुस्थल नहीं देता दोस्तों, तो आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि जो प्रमुख नदी कौन सी है थार के मरुस्थल की, वो तो है जो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, फटाफट से ये बता दीजिए पहले आप, फिर इसकी जो जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, इनका हम पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी? क्या माही नदी है, क्या लूणी नदी है, क्या बनास नदी है, या फिर चंबल नदी है दोस्तों? ठीक है, कमेंट कीजिए फटाफट से। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लूणी नदी। ठीक है, जो थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है वो क्या हो जाएगी? लूणी नदी हो जाएगी। ठीक है, लूणी नदी है थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी। दोस्तों जो लूणी नदी है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम होता है। दोस्तों जो माही नदी है, ठीक है, कौन सी नदी?
माही नदी है दोस्तों, ठीक है। जो माही नदी है इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदार शहर में स्थित अमरोर की पहाड़ियों में मेहंद झील से दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है। ये राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों, खांडूग्राम बांसवाड़ा जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस पर दोस्तों 3 बांध बंधे हुए हैं। पहला बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, ठीक है, जिसकी लंबाई है 3109 मीटर, ठीक है। दूसरा बांध है कागदे पिक्का बियर बांध, ये भी बांसवाड़ा में। और तीसरा बांध दोस्तों माही नदी पर गुजरात में है, वो कड़ाना बांध है, ठीक है। यदि दोस्तों आप थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए राजस्थान जीके और जो भी आपके बीएसटीसी पीटीटी पुलिस वाले में जो भी कोर्स पढ़ता है दोस्तों, उसकी मैं आपके लिए थ्योरी की क्लास भी लगा दूंगा, ठीक है। यदि आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतने ही जल्दी मैं आपके लिए क्लासें लगाऊंगा, ठीक है, अन्यथा फिर नहीं, ठीक है, अन्यथा मैं दोस्तों वरना मैं फिर क्वेश्चनों की क्लासें लेकर आऊंगा, ठीक है। तो माही नदी देख लिया। इसके बाद में नदी बनास नदी दोस्तों। बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। कहाँ से होता है इसका उद्गम? इसका उद्गम होता है दोस्तों खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है दोस्तों? राजसमंद में पड़ती है, ठीक है। राजसमंद में पड़ती खमनोर की पहाड़ियाँ, वहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। जो बनास नदी दोस्तों ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसे वर्णासा या वन की आशा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में जो बनास नदी दोस्तों इस पर सर्वाधिक क्या है? त्रिवेणी संगम है दोस्तों, इस पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम है बनास नदी पर, ठीक है। इसके बाद में आती है आपकी चंबल नदी दोस्तों। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी है दोस्तों ये चंबल नदी है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, ठीक है। चंबल नदी माही होगी, माही नदी का उद्गम दरिया में जो थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी हो जाएगी दोस्तों आपकी लूणी नदी, ये रहने वाला आपका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। जो चंबल नदी है दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ कि चंबल नदी है दोस्तों ये बारहमासी नदी है। कौन सी नदी है? बारहमासी नदी है, ठीक है। यानी जो चंबल नदी है ये 12 महीने बहती रहती है दोस्तों, चाहे वर्षा हो या नहीं हो, लेकिन जरूरी तो है दोस्तों, वर्षा वर्षा होगी तभी तो इसका क्या बहाव होगा, ठीक है। तो चंबल नदी 12 मासी नदी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि धामन करण अंजन मुराल, यहाँ पर ल है दोस्तों, मुराल सेवण क्या है दोस्तों? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन उठाया मैंने आपके लिए। ये दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये थार के मरुस्थल में से ही है, ठीक है। कहाँ से है? थार के मरुस्थल में। और दोस्तों ये क्वेश्चन है ये राजस्थान पुलिस में आ चुका है और बीएसटीसी और पीटीटी में भी आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसके रिपीट होने की वापस चांस है क्योंकि ये फैक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा विश्लेषण नहीं है, ठीक है। फैक्ट वाले क्वेश्चन है दोस्तों ये। तामण करण अंजन मुराल सेवण ये क्या है, ठीक है। तो दोस्तों थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले नलकूपों के नाम है क्या ये? ठीक है, आपको कमेंट करके आंसर बताना, ठीक है। दूसरा है साड़ियों के प्रकार, गोटे के प्रकार, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाली घासों के नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट कटने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये थार के मरुस्थल से संबंधित है। तो क्या साड़ियाँ और गोटे थार के मरुस्थल में उगते हैं दोस्तों? तो ये उगते नहीं, इनको बनाए जाते हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो नहीं होने वाले आपके। अब 2 ऑप्शन बचे आपके थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले नलकूप और थार के मरुस्थल में पाए जाने वाली घासें। तो दोस्तों जो थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले जो नलकूप है दोस्तों, नलकूप तो दोस्तों वो है आपका चांदन नलकूप है, ठीक है। चांदन नलकूप है जिसका वास्तविक नाम है चौहान नलकूप, ठीक है। चांदन नलकूप है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर तो पूछा आपको धामण करण अंजन मुराल और सेवण पूछा है, यहाँ पर नलकूप नहीं पूछा है। तो दोस्तों ये क्या है आपकी ये थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली घासों के नाम है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाली घासों के नाम है धामण करण अंजन मुराल और सेवण, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ग्रेनाइट नगरी। दोस्तों सॉरी दोस्तों इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो दूसरे पेज में आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यही मैं ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। तो ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देता हूं मैं आपको जालोर, ठीक है। ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं? क्या ग्रेनाइट नगरी जालोर को कहते हैं? दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों आपका टोंक, ग्रेनाइट नगरी टोंक को कहते हैं। या तीसरा जो ऑप्शन दे दूं दोस्तों मैं आपको तीसरा दे दिया मैंने आपको राजसमंद, ठीक है, राजसमंद, ठीक है। और
चौथा ऑप्शन देता हूं मैं, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ देन। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट से इनमें से आंसर बता दीजिए कि ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं। क्या ग्रेनाइट नगरी दोस्तों जालोर को कहते हैं, टोंक को कहते हैं, या राजसमंद को कहते हैं। तो दोस्तों टोंक को तो कहते हैं नवाबों की नगरी। ठीक है, क्या कहते हैं टोंक को, नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि टोंक ऐसा जिला है दोस्तों, टोंक ऐसा जिला है जिसमें कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान का हर एग्जाम हो दोस्तों, आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो कोई से भी जिले के। टोंक जो जिला है दोस्तों, इसके एक या दो क्वेश्चन दोस्तों, टोंक जिले के एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, हर एग्जाम में, ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। ठीक है, अभी आपका जो बीएसटीसी का क्वेश्चन पेपर हुआ था दोस्तों, बीएसटीसी का जो अभी 2021 में हुआ था, उसमें लगभग 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, बीएसटीसी के 2 से 3 क्वेश्चन बीएसटीसी में टोंक जिले से संबंधित आए थे। एक तो आपका वो अरबी फारसी शोध संस्थान पूछ लिया था। ठीक है, दूसरा वो गार्नेट खनिज वाला क्वेश्चन था दोस्तों, वो पूछ लिया था टोंक जिले से। ठीक है, तो क्या है, टोंक बहुत इंपॉर्टेंट जिला है, तो आपको टोंक जिले यानी जो जिला दर्शन की बुक है दोस्तों, जिला दर्शन है दोस्तों, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं पढ़ाने के लिए आपके लिए तैयार हूँ दोस्तों। यदि आप जिला दर्शन जिला दर्शन है वो आप पूरी डिटेल थ्योरी के साथ पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से, मैं आपको जिला दर्शन कल से ही शुरू कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, जिला दर्शन की जो मेरे पास बहुत बेस्ट बुक है, उसमें से आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैटर है दोस्तों, वो आपको छांट छांट कर जरूर दूंगा मैं। ठीक है, तो ग्रेट राजसमंद भी नहीं होगा इसका राइट आंसर, और टोंक भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जालोर। ग्रेनाइट नगरी को क्या कहते हैं, जालोर किसे, ग्रेनाइट नगरी किसे कहते हैं, जालोर को कहते हैं। जालोर में सिवाना की पहाड़ियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये भी बताना है इसके साथ साथ कि राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उस पर ही राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर बना हुआ है, तो वो कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी शेर है, यहाँ पर शेर है दोस्तों। ठीक है, शेर है, जरगा है, गुरु शिखर है, या अचलगढ़ है दोस्तों। ठीक है, तो जो दोस्तों शेर है चोटी, दूसरी आप दोस्तों जो शेर चोटी है, इसकी ऊंचाई दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 1492 किलोमीटर। ठीक है, 1492 किलोमीटर। ठीक है, और जरगा है दोस्तों, ये उदयपुर की है। ठीक है, अचलगढ़ अजमेर में है। जरगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हाँ दोस्तों ये अजमेर की है दोस्त, ये उदयपुर की है दोस्तों, उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में है जरगा चोटी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज था। ठीक है, और जो अचलगढ़ है दोस्तों, ये है आपकी सिरोही में। अचलगढ़ कहाँ पर पाई जाती है, सिरोही में स्थित है चोटी। और दोस्तों जो शेर है दोस्तों, ये भी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, पाई नहीं जाती, ये स्थिति है दोस्तों। ठीक है, ये भी है सिरोही में। ठीक है, और जो गुरु शिखर है दोस्तों, ये कहाँ, ये भी सिरोही में है। ठीक है, गुरु शिखर भी कहाँ, सिरोही में है। ठीक है, सिरोही में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फटाफट से, जल्दी से कीजिए दोस्तों, जुनून दिखाइए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप बस, आपके अंदर आग लगा दो दोस्तों। क्वेश्चन आए, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, इस प्रकार आप तैयारी करो दोस्तों। ठीक है, तो शेर हो गई, जरगा हो गई, गुरु शिखर दोस्तों, जो गुरु शिखर चोटी है दोस्तों। ठीक है, कौन सी, गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर दोस्तों। कितनी मीटर है, 1722 मीटर है। और जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो भी कौन सी है, गुरु शिखर है। इस गुरु शिखर चोटी है दोस्तों, इसके ऊपर गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों, गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, गुरु दत्तात्रेय मंदिर है। इसके बाद में जो गुरु शिखर है दोस्तों, इसको संतों का शिखर किसने कहा था। ठीक है, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था, किसने कहा था, कमेंट कीजिए। ठीक है, संतों का शिखर किसने कहा था दोस्तों, संतों का शिखर, तो ये कहा था दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था क्या, गुरु शिखर को संतों का शिखर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत बताना है दोस्तों आपको, सबसे ऊंचा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर पर्वत नहीं, ये है पठार है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कर लेना दोस्तों, पठार, पठार या पर्वत कह सकते हो आप।
ठीक है। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों वो कौन सा है? उड़िया का पठार है, आबू पर्वत है, या भोराट का पर्वत है, या सभी है दोस्तों। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा आपको यहाँ पर, ठीक है, वो कौन सा? तो दोस्तों जो आबू का पर्वत है दोस्तों, ये आबू का पठार, ये राजस्थान का दूसरा दोस्तों कौन सा, दूसरा ऊंचा पठार है, ठीक है, सेकंड ऊंचा पठार है दोस्तों ये आबू का पठार। और इसकी ऊंचाई दोस्तों 1200 मीटर है, ठीक है। कितनी मीटर है? 1200 मीटर है। इसके बाद भोराट का पठार। तो दोस्तों भोराट का पठार है ये, इसका क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आने वाला भोराट के पठार से संबंधित, ठीक है, क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं इसका भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो उड़िया का पठार है दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उड़िया का पठार हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। जो उड़िया का पठार है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1360 मीटर है, ठीक है। कितनी मीटर है? 1360 मीटर है। और ये स्थित कहाँ है दोस्तों? तो उड़िया का पठार है दोस्तों, ये सिरोही जिले में है स्थित है, ठीक है। कौन से जिले में? सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। और जो आबू पर्वत है ये भी सिरोही जिले में है। जो आबू पर्वत है दोस्तों, इस पर राजस्थान की सबसे ऊंची झील है दोस्तों। कौन सी झील है? नक्की झील है दोस्तों, ठीक है। नक्की झील वो भी क्या है? इसी आबू पर्वत पर स्थित है। कितनी मीटर ऊंची है दोस्तों ये नक्की झील? आबू पर्वत की जितनी ऊंचाई होगी दोस्तों, नक्की झील की भी उतनी ही है। तो आबू पर्वत की ऊंचाई दोस्तों 1200 मीटर। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था एक बार कि आबू पर्वत और उड़िया का पठार दोस्तों, आबू पर्वत और उड़िया का पठार है, इनका अंतर कितना है दोस्तों? आपसे ये अंतर पूछा था, ठीक है। तो अंतर हो जाएगा दोस्तों 160 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 160 मीटर, 1360 में से 1200 घटाओगे तो कितना बचेगा? 160 मीटर ही तो बचेगा ना दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में आपका भोराट का पठार दोस्तों, भोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ राजसमंद से दोस्तों, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक फैला है दोस्तों। कहाँ से? गोगुंदा उदयपुर तक फैला है, ठीक है, भोराट का पठार। ये क्वेश्चन आया था आपका बीएसटीसी के एग्जाम और पीटीटी के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कि भोराट का पठार किन जिलों में विस्तृत है। तो कोमलगढ़ राजसमंद से ये सॉरी दोस्तों, कोमलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक फैला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, कि हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। हर्ष की पहाड़ियां पूछा आपको, ठीक है, कि हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में है दोस्तों? ये हर्ष आता है जीर्ण माता है उसकी, जो हर्ष की पहाड़ियां स्थित, हर्ष की जीर्ण माता की, जो जीर्ण माता का मंदिर है दोस्तों हर्ष की पहाड़ियों पर, ठीक है, उससे संबंधित है। तो क्या दोस्तों ये अलवर में स्थित है हर्ष की पहाड़ियां, टोंक में है, सीकर में है, या भरतपुर में है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि जो हर्ष की पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये आपके सीकर जिले में, ठीक है। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीकर हो जाएगा, ठीक है, हर्ष की पहाड़ियां। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अब इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। आप जल्दी से इसका आंसर बता दोगे, मेरे को ये विश्वास है, क्योंकि मैंने आपको पिछले अभी इस क्वेश्चन से पहले हर्ष की पहाड़ियों वाले से पिछले बताया था कि भोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, ये बताना आपको। अब देखते हैं हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या क्या है ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों के पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो क्या बिजोलिया भीलवाड़ा से बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक भोराट का पठार फैला हुआ है? बिजोलिया भीलवाड़ा से बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक, या कोमलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक है, या मालपुरा करौली से टोंक तक है, या मारवाड़ से मेवाड़ तक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद में जो भी ऑप्शन है हमारे उसका पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों। जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक हो जाएगा, ठीक है। क्या है? भोराट का पठार है। इसके बाद में बिजोलिया भीलवाड़ा से दोस्तों बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक, बिजोलिया भीलवाड़ा से बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक है दोस्तों ऊपर माल का पठार है, ठीक है। कौन सा पठार है? ऊपर माल का पठार है, ऊपर माल का पठार है, ठीक है, ऊपर माल का पठार है। जो ऊपर माल क्षेत्र है दोस्तों, इसकी स्थापना की थी अशोक परमार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अशोक परमार के द्वारा की गई थी दोस्तों, ठीक है। ये अशोक परमार जो खानवा का युद्ध हुआ था भरतपुर में, ठीक है, वहाँ जो बयाना भरतपुर में होता खानवा का युद्ध, उस समय अशोक परमार ने जो बिजोलिया ठिकाला ऊपरमाल क्षेत्र है दोस्तों उसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी ऊपरमाल क्षेत्र की, बिजोलिया भीलवाड़ा से बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक, ठीक है। इसके बाद आता है मालपुरा करौली से टोंक तक, कौन सा मैदान, जो कौन सा पठार वो फैला हुआ है? तो मालपुरा करौली से दोस्तों ये मैदान है दोस्तों, मालपुरा करौली का मैदान हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? मालपुरा करौली का मैदान हो जाएगा, मालपुरा करौली का
मैदान हो जाएगा मालपुरा करौली से टोंक तक फैला हुआ है। मारवाड़ से मेवाड़ तक क्या है दोस्तों, तो मारवाड़ से मेवाड़ तक दोस्तों आपकी हो जाएगी यह जिलवा की ना पगलिया की नाल है, पगलिया जो नाल हो दोस्तों, पगलिया की नाल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों भोराड़ का पठार है वो कहाँ स्थित है, तो भोराड़ का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कोमलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि देश हरो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश हरो क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लगाओ कम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि देश हरो क्या है। तो दोस्तों जरगा चोटी से रागा चोटी तक, जरगा चोटी से रागा चोटी तक वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र देश हरो है, या जो देश वर्ष भर हरा रहता है वो देश हरो है, या झंडे में हरा रंग है दोस्तों वो देश हरो हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट कीजिए फटाफट से क्या इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम, वो हो जाएगा आपका कि जरगा चोटी से, ठीक है, जरगा चोटी से रागा चोटी तक, जरगा चोटी से रागा चोटी तक वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र, जरगा चोटी से रागा चोटी तक वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र क्या है, देश हरो कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि लसाड़े का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों ये पठार वाले क्वेश्चन आते हैं आपके दोस्तों, पठार वाले, इनमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का है दोस्तों, एक क्वेश्चन। और जो पठार इंपॉर्टेंट थे दोस्तों मैंने आपको वो बता दिए, लगभग आपको बता दूं कि 90% दोस्तों, 90% क्वेश्चन पठार वाले थे, वो इस क्लास में से ही आ जाएंगे दोस्तों, यदि अगर पठार वाला क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो लसाड़े का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, फटाफट से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। लसाड़िया का पठार दोस्तों, दोस्तों जैसलमेर जिले में है, अजमेर में है, या भीलवाड़ा में, या गंगानगर। दोस्तों आपको बता दूं मैं यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है दोस्तों, कि जो ऑप्शन है दोस्तों ये गलत है, ठीक है। सारे ऑप्शन मैंने गलत लगा दिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो लसाड़े का पठार है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि लसाड़े का पठार है दोस्तों ये है उदयपुर जिले में, ठीक है। उदयपुर जिले में दोस्तों, उदयपुर जिले में है, ठीक है। कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में, ठीक है। लसाड़े का पठार है उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। आपको क्या बताना है, मुकुंदरा की पहाड़ियां बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, नीचे ऑप्शन है मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शेखावटी प्रदेश में है, हाड़ौती पठार में है, दक्षिण अरावली में है, या माही बेसिन में। क्या पूछा आपको, मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है। मुकुंदरा, मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित है, कौन से प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों एकदम सटीक और सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपके यहाँ दक्षिण, ये हाड़ौती पठार, ठीक है। हाड़ौती पठार में है दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों ये आपकी चलेगी दोस्तों बूंदी से और कोटा तक स्थित है दोस्तों, ये शायद बूंदी से कोटा तक, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो बूंदी से कोटा तक जो पहाड़ियाँ स्थित है वो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, हाड़ौती पठार में है। लेकिन ये एग्जैक्ट है दोस्तों हाड़ौती के पठार में ही है, ठीक है। लेकिन बूंदी से कोटा तक है, यह मेरे को कन्फ्यूज है थोड़ा सा, ठीक है। आप देख लीजिएगा या मैं बता दूंगा फिर बाद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीएसटीसी और पीटीटी वाले, तो इस क्वेश्चन के लिए आप संभल कर रहना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बीएसटीसी और पीटीटी का, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। आपको यहाँ पर पूछा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, तो मैं आपको यहाँ पर पूरी जो राजस्थान की सीमा है उसके बारे में अभी डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर है, या 1020 किलोमीटर है, या 1010 किलोमीटर, या 1070 किलोमीटर है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1070 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ठीक है। इसके बाद में हम राजस्थान की सीमा की लंबाई देखते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की जो सीमा है दोस्तों वो है केवल
एक ही सीमा है, स्थलीय सीमा है, ठीक है। जो स्थलीय सीमा लंबाई इसकी है, स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। किसकी लंबाई? स्थलीय सीमा की लंबाई। अब इनमें से भी इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक है अंतर्राज्यीय सीमा। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, उसकी लंबाई है आपकी 1,070 किलोमीटर, ठीक है। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है दोस्तों, इसकी लंबाई है आपकी 4850 किलोमीटर, ठीक है। कितनी? 4850 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सीमा से संबंधित। इसके बाद में आगे देखते हैं कि दोस्तों आपको यदि आज की क्लास पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है दोस्तों। मेरे को आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए दोस्तों, कि मैं आपको पढ़ाने की लायक बन जाऊँ, ठीक है। ये मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर करोगे दोस्तों, उतना ही जल्दी मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मैटर लेकर आऊँगा, ठीक है। और BSTC और PTT के लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। BSTC और PTT के लिए, PTT आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है दोस्तों, तो मैं आपको भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, ठीक है। आपको सफलता दिलाकर ही रहूंगा दोस्तों। ये है PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक दे दिया दोस्तों। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। मैं आपका दोस्त शिवराज कुमार, अपकमिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी जल्दी से गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहता हूँ और बनने वाला हूँ और बनकर ही रहूँगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त शिवराज आज के लिए विदा लेता हूँ। हमने आज 15 क्वेश्चन देखे। 15 क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि आपको मैं लगभग 50 क्वेश्चन करूँगा, लेकिन मैंने 50+ क्वेश्चन करवाए दोस्तों। आपके लगभग 60 क्वेश्चन भी हो गए होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, बस आपको मेरे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। जो भी छोटा सा छोटा भाई बहन है, उसको शेयर कीजिए। BSTC वाला है उसको, BTT वाला उसको, राजस्थान पुलिस वाला उसको, ठीक है। तो आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय।